दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन भारत सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज इसका 15वां भाग, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजनीतिक दर्शन को। दोस्तों, ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजनीतिक दर्शन को। इसमें आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, एक प्रशासनिक चिंतक हैं, लोक प्रशासन के विचारक हैं मूने। मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य जो हैं उसके 3 पक्ष उपर्युक्त सभी हैं। इसमें सूचनात्मक, परामर्शकारी और पर्यवेक्षणात्मक कार्य सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आस्टिनवादी अर्थ में प्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके डायसी, लास्की, मेटलैंड या फिर लॉर्ड ब्राइस। तो दोस्तों, सही उत्तर है कि किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को आस्टिनवादी अर्थ में प्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? तो मार्टिन कैपलान जो है व्यवस्थावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, व्यवस्थावादी सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार हैं। इनके द्वारा किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है शक्ति संतुलन व्यवस्था, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था और दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो सही उत्तर है दोस्तों, मार्टिन कैपलान ने उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल इस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी। मार्टिन कैपलान द्वारा उनके व्यवस्था सिद्धांत में जो 6 मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, याद कर लीजिए। उसमें शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौमिक व्यवस्था, पद सोपानी व्यवस्था और इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके आमंड पावेल, डेविड स्टन, रॉबर्ट डहेल, O.R. यंग। तो सही उत्तर है दोस्तों, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आमंड और पावेल से जुड़ा हुआ है। और ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच है, ये ईस्टन का, डेविड ईस्टन द्वारा निवेश निर्गत मॉडल जो था उससे उत्पन्न दोष या असंतोष के कारण अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल के प्रतिपादक कौन हैं? तो आप जानते हैं ग्रेबियल आमंड। आमंड और पावेल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन जो ये प्रतिपादक हैं उसमें ग्रेबियल आमंड का नाम आता है। अगला प्रश्न है, कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है आपके संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं, प्रजाति संरचनाएं या प्रदर्शनात्मक संरचनाएं। तो दोस्तों, आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाएं हैं, उसमें प्रजातीय संरचनाएं शामिल नहीं हैं। आमंड पावेल की जो बुक है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने दबाव समूहों को 4 श्रेणियों में बांटा है, संस्थात्मक, समुदायात्मक, गैर समुदायात्मक और प्रदर्शनात्मक। इसमें प्रजातीय समूह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है एल्टन मेयो, बर्नार्ड, मैक्स वेबर या फिर F.W. टेलर। तो सही उत्तर है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जनक F.W. टेलर को कहा जाता है। और वैज्ञानिक प्रबंध में प्लानिंग, रिसर्च, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट आदि बातों को बहुत महत्व दिया जाता है और इसकी उत्पत्ति का श्रेय F.W. टेलर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाब्स, थ्यूसिडाइड्स, कांट और मैकियावेली। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें से यथार्थवादी नहीं था वो है कांट। कांट एक आदर्शवादी या प्रत्ययवादी विचारक हैं और उनका मानना है कि इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं, जबकि हाब्स, थ्यूसिडाइड्स और मैकियावेली ये यथार्थवादी विचारक हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है? ज्ञान ही शक्ति मतलब नॉलेज इज पावर। तो ऑप्शन है आपके अरस्तु, हाब्स, मिल और हीगल। दोस्तों इसमें से ये जो कथन है ज्ञान शक्ति है, ये सूक्ति प्रसिद्ध पुनर्जागरणवादी विचारक फ्रांसिस बेकन की है। फ्रांसिस बेकन अंग्रेज दार्शनिक और न्यायविद हैं। उन्हें वैज्ञानिक पद्धति का उन्नायक माना जाता है और उन्होंने ज्ञान को शक्ति माना था, और ये कथन उन्हीं से संबंधित है कि ज्ञान शक्ति है, यानी नॉलेज इज पावर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है? ऑप्शन है आपके पैरेटो, मिचेल्स, मोस्का या फिर रॉबर्ट डेहल। तो सही उत्तर है दोस्तों, शासकीय विचारधारा मोस्का की देन है। मोस्का कहते हैं कि जो है शासक वर्ग जो होता है, ये उनकी पुस्तक द रूलिंग क्लास में वो कहते हैं कि शासक वर्ग, सब समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं, शासक और शासित वर्ग, और ये जो शासक वर्ग होता है वही शासकीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है और शासन कार्य में वही जो है सक्रियता रखता है और नेतृत्व भी करता है। अगला प्रश्न है, किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? ऑप्शन है आपके हाब्स, लाक, रूसो और ग्रीन। तो सही उत्तर आप जान गए होंगे, ये कथन हाब्स का है। हाब्स जो है मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करता है कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो असीम होती है, और ये इच्छा तब तक बनी रहती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबाइन का कथन है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम लेखक है। तो वो किस लेखक की बात करता है? ऑप्शन है आपके बेंथम, हाब्स, लाक और रूसो। तो सही उत्तर है सेबाइन का यह कथन कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हाब्स उनमें महानतम लेखक है। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है एरिक फ्राम, मार्क्यूजे, ग्रामसी या हैबरमास। तो सही उत्तर है बुद्धिजीवियों के वर्चस्व सिद्धांत का प्रतिपादन एंटोनियो ग्रामसी ने किया था। दोस्तों ग्रामसी का जो प्राधान्य सिद्धांत है उसमें वो मानता है कि प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है और प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास आकर्षण की शक्ति होती है, जिसके द्वारा वो समाज के अन्य बौद्धिक समूहों पर प्रधानता स्थापित करके सभी लोगों में एकजुटता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लासवेल और मोस्का का संबंध किससे है? देखिए, लासवेल और मोस्का का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक विकास, अभिजन, समाजवाद या फिर समष्टिवाद। तो सही उत्तर है लासवेल और मोस्का जो हैं दोस्तों, ये अभिजन वर्ग सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। लासवेल कहते हैं कि राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांट कर प्रयोग करने से है, और मोस्का की कृति है द रूलिंग क्लास। इसमें वो शासक और शासित में भेद करते हुए करता है कि शासक वर्ग धन, संपदा, शक्ति और सम्मान से संपन्न होता है और उसे अपने स्थान से हटाना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शांति पर्व किसका अध्याय है? तो आप जानते हैं शांति पर्व महाभारत का अध्याय है। तो देखिए शांति पर्व जो है महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और आध्यात्मिक ज्ञान का विशद वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, शांति पर्व में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखिए, 7 मंत्री, 5 मंत्री, 9 मंत्री या मंत्रियों की अनिश्चित संख्या। तो दोस्तों शांति पर्व में मंत्रियों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि जिस राजा के मंत्री नहीं हैं वह राज्य को 2-3 दिन भी अपने शासन में नहीं रख सकता है। तो कुल मिलाकर इसमें मंत्रियों की संख्या तो अनिश्चित रखी गई है, लेकिन उनकी योग्यता मतलब ये है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र आदि को मंत्री बनाना चाहिए। और कुल मिलाकर जो है वो कहता है कि मंत्रणा अद्य योग्यता को ध्यान में रखकर मंत्री तो बनाना चाहिए, लेकिन अंतिम मंत्रणा 8 मंत्रियों से ही किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन है सावयवी, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक। तो सही उत्तर है दोस्तों, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सावयवी है। मनुस्मृति में
ये माना गया है कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्रकोष, दंड और मित्र, ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं जिनको कि सप्तांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनु किस परंपरा के चिंतक थे? धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर महाकाव्य? तो सही उत्तर है मनु दोस्तों धर्मशास्त्र परंपरा के चिंतक थे। हिंदुओं का जो कानूनी साहित्य है वो 3 भागों में बटा हुआ है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इसमें धर्मशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है और सभी धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार जो हैं किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? ऑप्शन है आपके अरस्तु, लाक, ग्रीन और मैकियावेली। तो सही उत्तर है दोस्तों कौटिल्य के विचार मैकियावेली से मेल खाते हैं। इटली का कौटिल्य या इटली का चाणक्य भी कहा जाता है मैकियावेली को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये है कौटिल्य। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है सरकार की कला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत। अंतिम ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो सरकार की कला यानी शासन की कला और राज्य के सिद्धांतों का वर्णन प्रस्तुत करता है। तो ए और सी ऑप्शन दोनों सही हैं। इसमें अर्थशास्त्र या अर्थक्रिया विज्ञान का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि इसमें राज्य के सिद्धांत और शासन कला का परिचय दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन है आपके न्याय सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैवी सिद्धांत और दंड सिद्धांत। तो सही उत्तर है दोस्तों कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ये प्रश्न देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और सप्तांग राज्य के जो सप्तांग हैं 7 अंग हैं उनको आपको जापानी याद होना चाहिए। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र, ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है स्वामी का अर्थ राजा होता है और राजा जो है संपूर्ण राज्य का हेड या स्वामी होता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके प्रशासन, विदेश नीति, आर्थिक नीति या फिर न्यायिक नीति। तो सही उत्तर है दोस्तों कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीतियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? ऑप्शन है योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कौटिल्य जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता को मानते हैं और वो कहते हैं कि सभी प्रकार की क्षमता और योग्यता से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? ऑप्शन है आपके बी एस आल्टोरे, के पी जायसवाल, बेनी प्रसाद और ए एस अल्टेकर। दोस्तों ए एस अल्टेकर जो हैं इनका मानना था कि कौटिल्य ये मानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इनके खतरों को कम करने के लिए ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे छोटे राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रहे और युद्ध न हो। तो कुल मिलाकर ए एस अल्टेकर ने कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को शक्ति संतुलन का सिद्धांत माना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य का अंग नहीं है? ऑप्शन है आपके सेना, स्वामी, अमात्य और मित्र। तो सही उत्तर है दोस्तों आप जब राज्य के सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमने कहा है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। आप इनको याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेना है वो राज्य का अंग नहीं है। सेना शब्दावली का उपयोग तो नहीं हुआ है, लेकिन जो दंड है जैसे दंड शब्द है या सप्तांग में दंड जो है वो सेना को ही इंगित करता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके विधि का निर्माण, अति भौतिक जीवन, विधि को लागू करना और आतताई अधिकारियों को दंडित करना। तो सही उत्तर है विधि को लागू करना राजा का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य समर्थक था किसका? ऑप्शन है आपके राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों कौटिल्य जो था
वो सीमित राजतंत्र का समर्थक था। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र मानते हुए भी उसको कल्याणकारी और जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह दी है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? तो सही उत्तर है राज्य के 7 तत्व हैं। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ आप जानते हैं, राजा है। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल या मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्यमंडल बनता है उसमें कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके 10, 12, 13 या 14। तो सही उत्तर है दोस्तों, कौटिल्य के राजमंडल में 12 राज्य होने चाहिए। उसमें उन्होंने 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया है। विजिगीषु, अरिमित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र। तो ये जो है दोस्तों, इसके अलावा पीछे के देश पाषाणग्राह, आक्रांत, पाषाणग्राहसार, आक्रांतासार, इसके अतिरिक्त 2 और देश हैं, मध्यमा और उदासीन। तो ये 12 प्रकार के जो हैं राजमंडल में देश होते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के मंडल में कितने राजा शामिल हैं? तो 12। कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अपराध के लिए दंड, शासक की समृद्धि और गरिमा, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कौटिल्य द्वारा जो योगक्षेम का सिद्धांत है वो प्रसन्नता और समृद्धि का विचार है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की ये परिभाषा किसने दी थी? ऑस्टिन, सालमंड, विल्सन या फिर ग्रीन ने? तो सही उत्तर है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ये परिभाषा ऑस्टिन की है। दोस्तों ऑस्टिन इंग्लैंड का एक विधिशास्त्री था और 1832 में उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें उसने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑस्टिन द्वारा जो संप्रभुता की परिभाषा दी गई है उसमें यह है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी की आज्ञा का पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है और वह समाज उस उच्च सत्ताधिकारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। अगला प्रश्न है, किसने कानून को जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो ये है जॉन ऑस्टिन, और ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप है तथा बल प्रयोग के द्वारा होती है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर या फिर रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन स्पेंसर का है, जो ये मानते हैं कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत यानी कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक माना जाता है? ऑप्शन देखिए बेंथम, बोदा, ऑस्टिन या फिर एवी डायसी। तो सही उत्तर है कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। जॉन ऑस्टिन की परिभाषा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन ऑस्टिन का है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये भी दोस्तों ऑस्टिन का कथन है। देखिए अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके बेंथम, डायसी, लास्की और ऑस्टिन। तो सही उत्तर है ये कथन बेंथम का है। दोस्तों बेंथम जो है, इसमें बेंथम का मानना है कि अधिकारों का आधार केवल कानून है। कानून और अधिकार एक ही हैं। कानून उसका वस्तुपरक रूप है और अधिकार व्यक्तिपरक रूप है। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बेंथम को आप जानते हैं उपयोगितावादी विचारक हैं और उनका मुख्य लक्ष्य था किसी भी चीज़ में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो कानून का लक्ष्य भी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। दोस्तों इंग्लैंड में उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम को माना जाता है। उन्होंने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के काल्पनिक सिद्धांत का खंडन करते हुए उपयोगितावाद के अनुभवमूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया
और बेंथम का मानना था कि मनुष्य से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। और सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा के सिद्धांत का खंडन करते हुए उसने तर्क दिया कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों का योग होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ये जेरमी बेंथम है। अगला प्रश्न है, कुछ कथन है, इस पे विचार करना है और सही उत्तर बताना है। देखिए, कथन 1 है, बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। देखिए, ये सही है। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते थे। ये सही नहीं है। और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे। ये सही है। तो 1 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर है, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ, इसको आधुनिक रूप से व्याख्यायित करने का श्रेय A.V. डायसी को दिया जाता है। तो A.V. डायसी विधि के शासन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायसी ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो सही उत्तर है विधि का शासन। विधि का शासन दोस्तों, ये जो अवधारणा है, डायसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें उन्होंने इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है, जो आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण बना। दोस्तों, विधि के शासन के बारे में जान लेते हैं। डायसी ने विधि के शासन का जो प्रतिपादन किया था उसमें 3 अर्थ हैं। पहला है, कानून का उल्लंघन करने पर किसी नागरिक को दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। दूसरा है कि विधि का शासन सब नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। और तीसरा है, इंग्लैंड में विधि का शासन ये संकेत देता है कि यहाँ नागरिकों के अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए हैं, बल्कि देश के साधारण कानून में विहित उपबंधों के द्वारा उन्हें जो हित लाभ और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, वही यहाँ के संविधान का आधार है। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है? ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन अरस्तु का है। वो कहते हैं कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी? ऑप्शन है, फ्रांसीसी राजतंत्र, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी राष्ट्रपति, स्विस संसद और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था। तो सही उत्तर है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में त्रुटि की थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो शक्तियों के पृथक्करण पर यानी सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित है, जबकि शक्तियों का पृथक्करण इंग्लैंड के जो है अलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है, लेकिन उसने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में इसका प्रयोग किया, जो कि त्रुटिपूर्ण था। अगला प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है, मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अभिशमय या सामान्य विधि। तो सही उत्तर है, विधि के शासन में जो विधि शब्द है उसका अभिप्राय है मानव स्थापित विधि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा विधि के शासन से निकटता से संबंधित है? ऑप्शन है, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ, शक्तियों का पृथक्करण। तो सही उत्तर है, विधि के शासन से संबंधित है संविधानवाद। दोस्तों, संविधानवाद जो है ये कहा जाता है कि ऐसा जो शासन हो संविधान पर आधारित हो और संविधान द्वारा जो शासकों की शक्तियां हैं वो सीमित और नियंत्रित हों, जिससे व्यक्तियों के स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जा सके, हो सके, वही शासन संविधानवाद कहलाता है। तो विधि का शासन भी संविधानवाद के निकट है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? ऑप्शन है आपके, टॉमस एक्विनास, सिसरो, बर्क या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिसरो जो है रोमन स्कूल से संबंधित हैं, क्योंकि रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए सिसरो का नाम लिया जाता है। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि ये शाश्वत अपरिवर्तनशील है, कोई विधान निर्माता भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है किस पर?
ऑप्शन है आपके बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर और प्रेम के सिद्धांत पर। तो प्रतिकारात्मक न्याय का सिद्धांत जो है या रिट्रीब्यूटिव थियरी, ये बदले के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आँख के बदले आँख और खून के बदले खून जैसा जो है सोचा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में दंड जो है प्रतिकारात्मक न्याय सिद्धांत पर आधारित था। कांट और हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। दंड के अन्य सिद्धांतों में निवर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत और आदर्शात्मक सिद्धांत है, लेकिन सबसे उपयुक्त और आदर्श व्यवहारिक दंड व्यवस्था वो होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध और सुधार तीनों को ही उचित और संतुलित रूप में अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है ये कथन कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसका है? तो दोस्तों, ये कथन जॉन लॉक का है। जॉन लॉक ने राज्य की प्रभुसत्ता और उसकी जोर जबरदस्ती की शक्ति को शंका के दृष्टिकोण से देखा और इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयास किया, और वो कहता है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती है। दोस्तों, हाब्स ने स्वतंत्रता को कानून को मौन माना था और मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और मन पर संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये जॉन लॉक का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो सही है, इसमें इन कथनों में से सही है कि लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लॉक के अनुसार समाज की स्थापना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है, जबकि सरकार की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। लॉक मानता है कि सरकार भंग हो जाने पर समाज छिन्न भिन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसने ये विचार दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, बेंथम, क्रैब या ओपेनहाइमर। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन क्रैब का है। क्रैब कहते हैं कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। तो आप जानते हैं ये क्रैब का कथन है। अगला प्रश्न है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह किसका मत है? ऑप्शन है लिया डिग्विट, F.W. मेटलैंड, ह्यूगो क्रैब या फिर केल्सन। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध बहुलवादी विचारक डिग्विट या डिग्विट, जिसको कहा जाए डुग्विट भी कहा जाता है। वो मानते हैं कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। अगला प्रश्न है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है पाउंड, सालमंड, ऑस्टिन या फिर W. विल्सन द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन सालमंड द्वारा दिया गया है, जो मानते हैं कि कानून नियमों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय या फिर कल्याणकारी राज्य का उदय। तो सही उत्तर है दोस्तों, आधुनिक युग में जो पुलिस राज्य की या पुलिस स्टेट की अवधारणा थी वो लोक कल्याणकारी राज्यों के उदय के कारण पुरानी पड़ गई है। अगला प्रश्न है, एक शब्द है, ये शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, डिटेंट या दितांत। दितांत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तनाव की समाप्ति या तनाव का शैथिल्य। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो उसमें तनाव शैथिल्य या डिटेंट शब्द आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तनाव का शैथिल्य। ये दितांत का अर्थ है। दितांत एक फ्रांसीसी शब्द है जो दोस्तों दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आपस में जो शीत युद्ध के दौरान तनाव थे उसमें कमी आने को दितांत शब्द से जो है संबोधित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? संगठन, मौलिक सिद्धांतों से असहमति, संवैधानिक पद्धति और राष्ट्रीय हित। तो सही उत्तर है मौलिक सिद्धांतों से असहमति। दोस्तों, राजनीतिक दलों में संगठन, संवैधानिक पद्धति, राष्ट्रीय हित ये सभी आवश्यक है, इसमें पाया जाता है। मौलिक सिद्धांतों पर या सामान्य सिद्धांतों पर सहमति भी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण सूत्र है, एक सबके लिए और सब एक के लिए किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा के जो है उसको समझने के लिए ये सूत्र प्रयोग किया जाता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। मतलब सामूहिक सुरक्षा में ये माना जाता है कि किसी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पर यदि कोई आक्रमण किया जाए तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और ये जो आक्रमण है वो सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन है आपके अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो सही उत्तर है दोस्तों, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, यह है तथ्यों के अध्ययन पर बल। तथ्यों के अध्ययन पर बल आधुनिक जो है राजनीति विज्ञान में दिया जाने लगा है। पहले इसका स्वरूप अमूर्त, काल्पनिक और दर्शन पर आधारित था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन है उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, इसमें द्विसंबंध होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रभाव की विशेषता क्या नहीं है कि उसे देखा जा सकता है। प्रभाव को देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है और इसमें द्विसंबंध होता है, यानी जो व्यक्ति प्रभाव डालता है उस पर और जिस पर प्रभाव पड़ता है उन दोनों में एक संबंध होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, जो आगामी आपके कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा, सहायक अध्यापक, लेक्चरर परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ये श्रृंखला कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से संपादित कर सकें और आगे आने वाली परीक्षाओं में सफलता पा सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।